पूर्वी हिमालय में बसा भारत का एक राज्य सिक्किम, जिसके की भारत में विलय के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो स्वर्ण जयंती समारोह था उसका समापन हो रहा है। इस समापन समारोह के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने सिक्किम की यात्रा की। वो गंगटोक पहुंचे और उन्होंने इस राज्य के कल्याण के लिए 4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का वहां पर शुभारंभ किया, कुछ का शिलान्यास भी किया। अब ऐसे में सिक्किम भारत का अंग कैसे बना, इस सवाल को लेकर हम आज आपके सामने उपस्थित हैं और जानेंगे कि सिक्किम के भारत में विलय की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं भारत के इस हिमालयी राज्य की भारत में विलय की कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिक्किम, जब भारत में सिक्किम को विलय किया गया और उसको पूर्ण राज्य के रूप में भारत का जब वो पार्ट बना, तो वो तिथि थी 16 मई 1975 की। अब 16 मई 1975 से पहले की क्या कहानी थी उस पर भी नजर डालेंगे। आपको बता दें कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 0.02% हिस्सा ही सिक्किम धारण करता है, लेकिन जैव विविधता के लिहाज से यह पूर्वी हिमालयी जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है। इसके अलावा गोवा के बाद भारत का सबसे छोटा राज्य यह है। इसके उत्तर पूर्व में आप देख सकते हैं कि तिब्बत है, इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत है, ये हम कह सकते हैं, और साथ साथ दक्षिण पूर्व में इसके भूटान है और पश्चिम में इसके नेपाल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तिब्बत है, यहां पर आप देख सकते हैं ये नेपाल है, और इस तरह से यहां पर ये भी तिब्बत का एरिया है और यहां पर आपको भूटान की स्थिति दिखाई दे रही है। अब इस राज्य की ये भौगोलिक स्थिति वर्तमान में आप देख रहे हैं। 2016 में इस राज्य को एक और गौरव प्राप्त हुआ कि पूरी दुनिया में पहला जैविक राज्य ये स्टेट बना था, तो इसलिए भी ये काफी चर्चा में रहा। सोरेंग पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र भी यहां पर स्थित है। साथ साथ यहां पर कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो भी यहीं पर है। और तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो यहीं से बहती है, यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है। और नाथुला, जेलेपला जैसे दर्रे भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा जेमू, इसके अलावा आप कह सकते हैं बोकटोक, ये कुछ ऐसे यहाँ पर ग्लेशियर्स भी हैं। तो कुल मिलाकर जैव विविधता की दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है भारत का वर्तमान में। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो इसकी भौगोलिक और समृद्धि की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे कि इसकी कहानी क्या है, आखिर कैसे इसका विलय किया गया भारतवर्ष में। अब देखिए, यहां पर आज के समय में आज के दिन को हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि 16 मई 1975 की जब बात आती है तो हम ये देखते हैं कि वो पूरी यात्रा रही। भारत में इसके विलय को कैसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको तभी आप समझ पाएंगे जब इसकी कहानी को जानेंगे। दरअसल सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहां पर एक वंशानुगत राजतंत्र था, और वो बहुत पहले से था। ये वंशानुगत राजतंत्र की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 1642 से ही यहां पर शासन कर रहा था, 1642 से ही शासन कर रहा था। और ये राजतंत्र कब तक शासन किया, तो भारत जब स्वतंत्र हो गया तब तक आप देखेंगे 1642 से लेकर आगे भी आप देखेंगे 1975 तक ये शासन रहा, यानी कि 1975 तक ये शासन रहा। तो ऐसी दशा में इस राजवंश की अगर हम बात करें तो कौन सा राजवंश था, तो चोग्याल वंश था। चोग्याल वंश का यहां पर शासन था। अब जब ब्रिटिश शासन था तब भी यहां की स्थिति, और जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी यहां की स्थिति कैसी बनी रही, तो ये स्वायत्त बना रहा, यानी कि ये किसी के अंडर नहीं रहा, बल्कि इसकी आंतरिक व्यवस्था कैसी थी, पूरी तरह से स्वायत्त थी। चाहे वो ब्रिटिश भारत का जब पार्ट रहा हो, उसके अंदर भी एक संरक्षित राज्य जरूर था, लेकिन इसकी व्यवस्था कैसी थी, स्वायत्त थी। अब देखिए, संरक्षित राज्य का मतलब प्रोटेक्टोरेट स्टेट। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या हुआ कि 1861 में ब्रिटिश भारत का पार्ट कैसे बना, क्योंकि 1861 में एक संधि होती है, तुमलुंग की संधि, और तुमलुंग की संधि से ये ब्रिटिश भारत का पार्ट बनता है। किस रूप में, ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में, यानी कि संरक्षित राज्य के रूप में। इसके बाद फिर ऐसा ही ये चलता रहा, संरक्षित राज्य के रूप में ही रहा। फिर 1950 में फाइनली आप देखेंगे कि ये भारत और सिक्किम के बीच में एक संधि होती है। जब भारत आजाद हो गया तो भारत और सिक्किम के बीच में फिर से एक संधि होती है, और उसके तहत ये भारतीय संरक्षित राज्य बनता है। यानी कि जैसे पहले ये ब्रिटिशर्स के अंडर में था एक संरक्षित राज्य के तौर पर, लेकिन 1950 में क्या हुआ, ये भारतीय संरक्षित राज्य के तौर पर ये भारत और सिक्किम संधि के परिणाम स्वरूप ये बना। लेकिन यहां पर इसको आंतरिक स्वायत्तता तो दी गई, लेकिन आंतरिक स्वायत्तता को बरकरार रखने के साथ साथ ये हुआ कि रक्षा, विदेश और संचार, ये तीन ऐसे विभाग थे जो कि जिसपे देखरेख कौन करता था, तो भारत की सरकार करती थी। यानी रक्षा मामले हो गए, विदेश मामले हो गए या संचार मामले हो गए, वो भारतीय सरकार के अंडर में था। बाकी चीजें आंतरिक मामलों में ये स्वतंत्र थे, आंतरिक शासन के लिए स्वतंत्र थे। क्यों ये किया गया, क्योंकि ये एक बफर स्टेट था और भारत चीन सीमा के पास था, तो इसकी रणनीतिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ऐसा किया गया था।
अब यहां पर जो राजशाही व्यवस्था थी, उस राजशाही व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो जिस वंश से इसका संबंध था, शासन राजशाही जो वंश था, वो यहां पर संख्या में कम थे वो लोग, और साथ साथ जिन जिन पर ये शासन करते थे उन पर इनके शासन से जो जनता थी वो ज्यादातर नेपाली बहुसंख्यक वहां पर लोग थे, और नेपाली बहुसंख्यक आबादी इनके शासन के तरीके से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इनके सामंतवादी जो अप्रोच थी उसकी वजह से टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, अत्याचार होता था, साथ साथ इन पर पक्षपात का भी आरोप लगता था, क्योंकि भूटिया और लेपचा के साथ यह पक्षपात करते थे जिससे ये खुद संबंध थे, तो जिससे ही खुद संबद्ध थे। तो अब ऐसे में जो चोग्याल राजा थे जो कि भूटिया और लेपचा के साथ पक्षपात भी करते थे, और इनकी जो सामंती जो प्रवृत्ति थी उसकी वजह से इनका विरोध होने लगा, और लोगों के अंदर एक लोकतंत्र समर्थक जो भावना है वो जागृत होने लगी। अब इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं भारत इस चीज को देख रहा था, और यहां पर भारत एक्टिव होता है, और साथ साथ रा की भूमिका भी यहां पर थोड़ी सी सराहनीय रही, और भारतीय सेना की भी भूमिका रही। इन सब के मिले जुले प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि यहां पर जो विलय का प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए यहां पर जनमत संग्रह की स्थिति बनी। और इसके बाद क्या हुआ, जब जनमत संग्रह की स्थिति बनती है तो यहां पर जनमत संग्रह कराया गया, यह देखने के लिए कि यहां की जनता भारत के साथ विलय के पक्ष में यानी लोकतंत्र की समर्थक है या राजशाही की समर्थक है। जो जनता की इच्छा होगी वही यहां पर फिर इसके बाद निर्णय होना था। अब यहां पर क्या हुआ कि लोकतंत्र समर्थक जन भावना जो है वो प्रबल रही, और इसका परिणाम यह हुआ कि अप्रैल 1975 में 1975 में यह जनमत संग्रह अप्रैल में इस जनमत संग्रह को कराया गया। और उसके बाद इस जनमत संग्रह का परिणाम यह हुआ कि इसमें 2/3 योग्य मतदाता जो थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और इसमें 97% लोगों ने, जितने लोगों ने हिस्सा लिया था, उन्होंने भारत में विलय के समर्थन में यहां पर मत दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में इसका विलय किया गया भारत के 22वें राज्य के रूप में। लेकिन दो चीज आपको और यहां पर याद रखनी है, एक तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1974 का है, और दूसरा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1975 का है। अब देखिए इसमें क्या क्या था, तो जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें इसको जो सिक्किम को संरक्षित राज्य का जो दर्जा मिला हुआ था, यानी कि जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट का जो दर्जा था उस दर्जा को समाप्त किया गया था, और यहां पर इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, यानी कि सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। और वहीं पर अगर 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की बात करें तो इसके अंतर्गत इसको फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि पूर्ण रूप से भारत के 22वें राज्य के रूप में यह 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनता है। तो ये इसकी पूरी पीछे की कहानी है, और इस कहानी की वजह से ही हम इसका जो 50 वर्ष पूर्ण हुआ था वो वर्ष 2025 में ही पूरा हो गया था। लेकिन उसके बाद स्वर्ण जयंती समारोह यानी कि जो क्लोजिंग सेरेमनी, स्वर्ण जयंती समारोह 1 वर्ष तक चलता है, तो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी की अब समाप्ति हो रही है। तो उसी उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने यात्रा की है गैंगटॉक की, और वहां पर इसकी घोषणा की है। तो यह है इसकी पूरी की पूरी कहानी। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप दृष्टि पीसीएस से संबंधित किसी भी कोर्स के विषय में जानना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। साथ साथ आप हमारा नंबर भी याद रखें 8750187501। इस नंबर पर आप कॉल करिए, और कोई भी क्वेरी आपकी हो किसी भी कोर्स से संबंधित तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की तिथि क्या है। अब इस तिथि को आपको बताना है 14 अप्रैल 1975, 16 मई 1975, 26 अप्रैल 1975 या 1 मई 1975। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।